Hello everyone, welcome to my fourth lecture of class 9 biology, and today we are going to discuss about a new concept and new theory about basic building of life, generally about cell membrane. Cell membrane हो गया है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सब आज का मोटा मोटा जो आपके मतलब प्योर कॉन्सेप्ट अभी स्टार्ट होने वाले हैं। मतलब यहाँ से जनरली ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको। मतलब आप स्कूल में जैसे आपका स्कूल खुल जाएगा तो क्या होगा कि जनरली इन्हीं टॉपिक पे आपसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे। वो स्टार्टिंग के पार्ट हो गए, मतलब उसमें जो थर्मोफाइल्स है जो स्टार्ट हुआ था, जो तुम्हारे यूनिसेलुलर बैक्टीरिया थे, ईस्ट था, इन सबसे उतना क्वेश्चन नहीं है। ये उससे मतलब बहुत ज्यादा मास्टर पास नशा वसा होगा टाइप का, तो अगर आपसे पूछा होगा तो पूछ सकता है। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आपसे जो सेल से रिलेटेड जो बनता है वो माइटोकॉन्ड्रिया है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम है और सेंट्रोसोम है और क्लोरोप्लास्ट, प्लास्टिक, सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल और इन प्लांट और एनिमल सेल में डिफरेंस, यही सब कंपैरिजन बनेगा। बहुत आएगा तो 2-3 नंबर में हो सकता है कि प्लांट और एनिमल सेल के डायग्राम बनाने के लिए दे देंगे, तो इन सबसे क्वेश्चन बनेगा। तो ये इधर के पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें आपको एकदम ध्यान से देखना है। हम साइड हो जाते हैं इधर। तो ये हमारी बुक है क्लास 9 की, एक्सप्लोरेशन नाम है इसका। सीबीएसई ने साइंस से एक्सप्लोरेशन कर दिया है। ये हमारा चैप्टर है। ये ब्रेन टेस्ट वाला भी इसको आप ज्वाइन करना है तो कर ले सकते हैं, यहाँ पे लिंक में दिया गया है और वहां से एक टेस्ट खुलेगा। फर्स्ट टेस्ट मैंने डिस्कस कर दिया हूँ, उसके बाद आगे वाला डिस्कस होगा। ठीक है, आज जो हमको कवर्ड करना टॉपिक, उसमें देखिए न्यूक्लियस है पहला है, फिर राइबोसोम है, फिर तो आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। हाँ, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, फिर हमारा गोल्जी बॉडी है, लाइसोसोम है, फिर हमारी माइटोकॉन्ड्रिया है, फिर हमारा वैक्यूल है। ये इतना पार्ट खत्म हो जाएगा और मैक्सिमम इस चैप्टर को खत्म करने में अब मैक्सिमम 2 लेक्चर और लगेंगे, कहानी खत्म है। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पार्ट से, न्यूक्लियस। न्यूक्लियस हमने पिछले लेक्चर में आपको थोड़ा सा इंट्रो दिया था कि न्यूक्लियस क्या होता है। न्यूक्लियस हमारा ब्रेन ऑफ सेल होता है। सेल हमारी एक जैसे फैक्ट्री है, बड़ी सी फैक्ट्री है सेल, उसमें बीच का जो पार्ट है वो उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियस। तो सबसे लार्जेस्ट पार्ट भी होता है, उसके अंदर एक और से छोटी सी बॉडी होती है न्यूक्लियोलस, जो कि मेम्ब्रेन लेस होती है। उसके अंदर छोटे छोटे स्ट्रक्चर आते हैं, क्रोमेटिन होते हैं, और क्रोमेटिन आपका कंडेंस होकर क्रोमोसोम बन जाता है, जो कि हमारा जेनेटिक मटेरियल भी कहलाता है, जो 1 जनरेशन से सेकंड जनरेशन को ट्रांसफर होते रहता है। तो ये थोड़ा थोड़ा इंट्रो पार्ट है इसका। जनरली क्या है, न्यूक्लियस खुला जाएगा तो सेंटर ऑफ सेल है, मेन ब्रेन ऑफ सेल है, कंपनी का हेड ऑफिस है और सब सिस्टम यही से मैनेज होता है, यही ऑर्डर करता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करती है, यही सेंट्रोसोम को ऑर्डर करता है सेल डिवीजन करने के लिए, यही ग्रेवयार्ड को बोलता है कि तुम वेस्ट चीजों को हटा दो, यही वैक्यूल को बोलता है तुम वाटर को स्टोर करो, और जनरली एनिमल सेल में वाटर को स्टोर करो, प्लांट सेल में वाटर को स्टोर करो, एनिमल सेल में जनरली फूड को स्टोर भी करता है, थोड़ा बहुत स्मॉल अमाउंट ऑफ वाटर। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में बोलेगा तुम चलो प्रोटीन और लिपिड बनाओ, गोल्जी बॉडी करेगा तुम पैकेजिंग करो, क्लोरोप्लास्ट का बोलेगा दुनिया रंग बिरंगी बना दो, कलरफुल बना दो, पूरा पेड़ पौधे कलरफुल बना दो। तो ये सब कहानी कौन कर रहा है, न्यूक्लियस। क्योंकि कंपनी का हेड कौन है, कंपनी जहां से ऑपरेट हो रही है, एक बड़ी सी कंपनी सेल, उसका हेड ऑफिस न्यूक्लियस है, जहां से सब कुछ लिंक है, यही यहाँ से ऑर्डर आता है तो हर जगह काम चलता है। ठीक, अगर हम न्यूक्लियस स्ट्रक्चर की बात करें तो उस स्ट्रक्चर में बहुत सारी चीजें हैं। अभी 9th के बेसिस पे इतना सब उसमें डिटेल्ड नहीं है, 11th-12th में आगे डिटेल्ड वर्जन है इसका कि न्यूक्लियस जो होता है हमारा, उसके अंदर क्रोमोसोम होता है, उसकी साइज 2.2 मीटर होती है, फिर 10⁻⁻⁶ फिर उसकी न्यूक्लियस की साइज हो जाती है मीटर उसकी, और आपका उसमें हिस्टोन नॉन हिस्टोन वो सब वेरिफिकेशन आगे, अभी नहीं देखना है उसको। अभी जनरल ये जानना है कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर में क्या क्या है। यहाँ पे जो एनसीईआरटी ने लिखा हुआ है, पहले बता देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ एनसीईआरटी डिस्कस करता हूँ। न्यूक्लियस के ऊपर एक बड़ी सी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी। न्यूक्लियस पहला चीज पूछा जाएगा डबल मेम्ब्रेन है कि सिंगल मेम्ब्रेन। भाई साहब डबल मेम्ब्रेन है, और इसमें बीच बीच में न्यूक्लियस पोर्स हो जाते हैं जगह जगह। मान लो यहाँ हल्का सा पोर होगा, फिर ऐसे डबल मेम्ब्रेन आएगी, फिर हल्का सा पोर, फिर डबल मेम्ब्रेन, फिर हल्का सा पोर, फिर डबल मेम्ब्रेन, फिर हल्का सा पोर, ऐसे ऐसे जगह जगह पोर्स दिए रहते हैं। उससे क्या होता है, पोर्स क्यों दिए हैं, पोर्स इसलिए दिए हैं ताकि वहां से मिनरल्स हैं, आपके जेनेटिक मटेरियल्स हैं, उनका एक्सचेंज हो सके, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट वो जा सके, एक सेल दूसरे को मैसेज भेज सके। मान लीजिए आप कंपनी ऐसी जगह बना दी हो जहाँ पे ट्रांसपोर्ट नहीं है, रोड नहीं है, तो आपकी कंपनी खत्म हो जाएगी, चल ही नहीं पाएगी। तो ऐसा जगह हमको करना है
कंपनी ऐसी जगह होगी जहां सब चीजें लिंक हो। तो एक सेल है, बगल वाली सेल से कनेक्ट करना चाहेगी तो कैसे करेगा, उन्हें न्यूक्लियर पोर्ट से उनका मैसेज जाएगा, तभी तो मान लो माइटोकॉन्ड्रिया को बोलना होगा रेस्पिरेशन कराने के लिए, तो वो कैसे रेस्पिरेशन कराएगा। मान लो बाहर से ऑक्सीजन तुम ले लिए, ग्लूकोज आ गया, आप ग्लूकोज को ब्रेक डाउन कैसे करेंगे, कैसे रेस्पिरेशन होगा। जब न्यूक्लियस पोर्ट नहीं रहेगा, मैसेज नहीं जाएगा, राइबोसोम या आरएनए का फॉर्मेशन नहीं होगा, तो मैसेज अगर नहीं जाएगा तो माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन कर ही नहीं पाएगा, और ना ही सेंट्रोसोम तुम्हारा सेल डिवीजन करेगा, ना ही तुम्हारा लाइसोसोम ग्रेवयार्ड की तरह कहलाएगा, ना ही तुम्हारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिंथेसिस करेगा। किसकी सिंथेसिस, लिपिड और स्टेरॉइड्स और प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं करेगा। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग नहीं करेगा, ग्लाइकोसिडेशन ग्लाइकोसाइलेशन नहीं होगा, लाइसोसोम नहीं बनेगा, राइबोसोम नहीं बनेगा, लाइफ खत्म हो जाएगी। तो वो कोर्स होना बहुत जरूरी है, उससे मैसेज का ट्रांसफॉर्मेशन होता है। ठीक, अब बीच में एक छोटी सी स्ट्रक्चर होता है जिसे न्यूक्लियस बोलते हैं। आप बोल रहे हो नीचे हमेशा मैं क्यों देख रहा हूँ, तो नीचे इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे देखो एनसीईआरटी की लाइन लिखी हुई है, और एनसीईआरटी की लाइन एक्सप्लेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि मान लो मैंने जो कीवर्ड पॉइंट लिखा दिया, अगर मास्टर तुम्हारा अलग वैरायटी वाला होगा तो वो एनसीईआरटी की लाइन ही ज्यादा प्रेफर करेगा, तो इसलिए मैं यहाँ पे इसलिए एनसीईआरटी की लाइन में बोल रहा हूँ। ठीक है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है तुम्हारे कि जो तुम्हारी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है ना, वो डबल लेयर्ड होती है। ठीक, जो देखो मैं यहाँ पे कनेक्ट किया हूँ ना, इसको स्क्रीन हमारी कनेक्टेड है इससे, उसमें क्या और देखो, ये देखो तुम्हारा न्यूक्लियर पोर अलाउ मटेरियल ट्रांसफर टू साइटोप्लाज्म, मटेरियल का ट्रांसफर करेगा। ठीक है, न्यूक्लियोलस डेंस राउंड बॉडी इनसाइड, अंदर की तरफ छोटी सी बॉडी से राउंड बॉडी बोलेंगे, जो कि क्या होती है, राउंड स्फेरिकल बॉडी होती है, मेम्ब्रेनलेस होती है, उसके अंदर क्रोमेटिन होता है, और न्यूक्लियोलस ही हमारा आरएनए का फॉर्मेशन करता है, जो बाद में आके जाके राइबोसोम बना देता है। नीट 2026 में पूछा गया था, क्वेश्चन है इसमें कि आरएनए या राइबोसोम का फॉर्मेशन कौन करता है, करंट लोकेशन कहाँ है, तो उसका आंसर न्यूक्लियोलस ही था। राइबोसोम की सिंथेसिस अगर बात करें तो सब यूनिट होते हैं इसके राइबोसोम, 70S होता है, 80S होता है, हमारे अंदर दोनों होते हैं 70-80S, लेकिन जो जनरली हमारे प्रोकैरियोटिक होते हैं उनके अंदर केवल 70S होते हैं। ठीक है, और अगर हम बात करें थोड़ा सा आगे चलते कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो जेनेटिक मटेरियल क्या है देख लीजिए, जेनेटिक मटेरियल के बारे में बात कर लेते हैं थोड़ा सा, फिर से देख लीजिए न्यूक्लियस और न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। ठीक है, मैं बता देता हूँ, फिर से इसको इरेज कर देता हूँ। ठीक, ये हमारा जनरली हो गया है न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर। तो न्यूक्लियस स्ट्रक्चर क्या है, बाहरी बाउंड्री न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहलाती है, डबल मेम्ब्रेन होती है, और इसके अंदर एक स्फेरिकल बॉडी होती है जिसे बोलते हैं न्यूक्लियोलस, जिसके अंदर क्रोमेटिन और कंडेंस फॉर्म में क्रोमोसोम भी हो सकता है, और बीच में न्यूक्लियर पोर होते हैं जो चीजों का वेरिएशन एक्सचेंज ऑफ मटेरियल थ्रू साइटोप्लाज्म कराते रहते हैं, फिर साइटोप्लाज्म से वाया पे चला जाता है अलग सेल, मतलब बहुत सारे सेल में चला जाता है, इससे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट का इंफेक्शन हो जाता है, और इसमें क्या दिया है, राइबोसोम सिंथेसिस हो जाती है, एकदम राइबोसोम सिंथेसिस हो ही रही है, हो गया। न्यूक्लियस का डेंस स्फेरिकल बॉडी है, डेंस स्फेरिकल बॉडी की बोल रहे हैं क्योंकि इसके अंदर क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन लेस कंडेंस्ड होता है, इसलिए बहुत ज्यादा टैंगल उलझा हुआ दिखता है, इसलिए चीजें बहुत ही डेंस दिखती हैं। लेकिन अगर हम न्यूक्लियस के अंदर अगर हमको कुछ चीजें क्लियर दिख रही हैं, तो वो तुम्हें क्रोमोसोम दिख रहे हैं, क्योंकि वो कंडेंस होता है, मोर कॉइल्ड हो जाता है, मोर कॉइल्ड का मतलब ज्यादा कंडेंस हो जाता है, तो एक सिंगल स्ट्रक्चर ऐसे बना लेगा, टेढ़ा होता है ऐसा, ये वाला एक पार्ट और ये वाला एक पार्ट। ठीक है, तो मोर कंडेंस थोड़ा लेस अनटैंगल हो जाएगा और डिस्टिंक्ट ज्यादा हो जाएगा। हो गया, थोड़ा सा और आगे चलते हैं, देखते हैं क्या भाई साहब, जेनेटिक मटेरियल की बात हो रही है यहाँ पे। जेनेटिक मटेरियल देख लीजिए, क्या है जेनेटिक मटेरियल, क्या है जेनेटिक मटेरियल, देखते हैं जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल क्या है, देखो अब पूछ, मान लो मास्टर ने तुम्हारे पूछ के बताओ, अच्छा न्यूक्लियस के अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है, तो तुम बोलो क्रोमेटिन है, देखो जो मैं बोल रहा हूँ वही है, क्रोमेटिन है, इनटैंगल्ड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर है। इनटैंगल का इसका मतलब ये है, इनटैंगल बोलो रेक्टेंगल बोलो, अनटैंगल का मतलब होता है बहुत कम उलझा हुआ, जो कि तुम्हारा क्रोमोसोम हो जाएगा, ज्यादा उलझा हुआ इनटैंगल्ड है, ज्यादा इंटरवाइंड है, मतलब बहुत ज्यादा से और ज्यादा उलझा हुआ, तुमको एकदम कंडेंस दिखेगा, एकदम बहुत ज्यादा काला टाइप से दिखेगा, इसलिए बोलते हैं डेंस स्फेरिकल बॉडी। स्टेट क्या है, प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल्स, क्रोमेटिन जल्दी नॉन डिवाइडिंग फेज में होती है, फिर जो तुम्हारा दूसरा फेज आता है क्रोमोसोम, फिर वो डिवाइडिंग फेज में होता है, इंटरफेस में कोई चीजें डिवाइड नहीं करती क्रोमेटिन वाली। क्रोमोसोम तुम्हारा रॉड से
रॉड शेप स्ट्रक्चर मतलब ऐसा वाला, ऐसा होता है, या कुछ लोग ऐसा ही बनाते हैं, देखो ऐसा, इसके अंदर ऐसे डबल स्टैंडर्ड, ठीक है। विजिबिलिटी क्या है? फॉर्म ओनली ड्यूरिंग सेल डिवीजन। क्रोमोसोम भाई साहब सिंपल सी बात है, सेल डिवीजन के समय ही फॉर्म होगा। सेल जब तुम्हारी अर्ली प्रोफेज में जाएगी, मेटाफेज में जाएगी, टेलोफेज में जाएगी, एनाफेज में जाएगी, उसके बाद माइटोस, उसके बाद अल्लाह क्या बोलते हैं उसको, माइटोसिस। हमारा जीवन जीटू, जीवन जीटू ये सब तुम्हारे इंटर मतलब उसके पार्ट है, क्या बोलते हैं उसको, बिना अभी से तुम्हारी डिवाइड नहीं, माइटोसिस नहीं कर रही, उसके पहले के पार्ट है। उसमें क्या जनरली क्रोमोसोम मटेरियल डबल होता है, उसमें आपका 11th का पार्ट, उसमें नहीं जाना है। अभी हमको बस इतना ध्यान रखना है कि इसकी विजिबिलिटी या सेल डिवीजन कब होता है, जब सेल डिवीजन होता है तब तुम्हारी एक कंडेंस्ड फॉर्म क्रोमोसोम बन जाती है। क्रोमेटिन क्या है, वो बिना मतलब वो इंटरफेस में डिवाइड नहीं करती। इंटरफेस हमारा ये है जीवन एस जी टू फेज, अभी पता ही नहीं होगा जीवन जी टू क्या है, वो आगे पता चलेगा। जीवन एस जी टू फेज में क्या इंटरफेस, वहां सेल डिवाइड ही नहीं करती, क्रोमेटिन के फॉर्म में जनरली रहेगी। उसके बाद आगे जाती है प्रोफेस में, अर्ली प्रोफेस, लेट प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस में डिवाइड करती है, तो कहीं जाके सेल डिवाइड होता है, माइटोसिस या फिर मियोसिस, उसमें जाके तुम्हारा फुल्ली कंडेंस्ड क्रोमोसोम बनता है। हो गया, जेनेटिक मटेरियल समझ में आ गया होगा। जेनेटिक मटेरियल क्या है? जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा क्रोमेटिन है, जो कि अनइंटैंगल होता है, बहुत ज्यादा उलझा होता है। इसकी स्टेट क्या है? नॉन डिवाइडिंग स्टेट, डिवाइड नहीं करती है। और दूसरी चीज क्या है? क्रोमोसोम रॉड से स्ट्रक्चर कब होगा? जब डिवाइड करेगा, डिवाइड करेगा तब जाकर रॉड से हो जाएगा, नहीं तो रॉड से नहीं होगा, खत्म। उसके बाद ये नोट करना है तो नोट कर सकते हैं कि ऊपर वाला पॉइंट कि न्यूक्लियस स्ट्रक्चर क्या है, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन क्या है, जेनेटिक मटेरियल क्या है, जेनेटिक मटेरियल में क्या वेरिएशन है, क्रोमेटिन क्या है, क्रोमोसोम क्या है, कब बनता है क्रोमोसोम, डिवाइड करने पे कि नॉन डिवाइडिंग फेज में, तो डिवाइडिंग फेज में बनता है। नॉन डिवाइडिंग फेज में तुम्हारी सेल स्ट्रक्चर बनती है, कौन सी बनती है? क्रोमेटिन बनती है, जो कि तुम्हारे एक ऐसी स्ट्रक्चर है इनटैंगल्ड है, बहुत ज्यादा उलझी हुई है। इसलिए तुम्हारे जो तुम्हें जब भी तुम गूगल पे डायग्राम देखोगे तो हमेशा वो कंडेंस दिखेगा। क्यों कंडेंस दिखेगा? कंडेंस इसलिए दिखेगा क्योंकि वो क्रोमेटिन है, और क्रोमेटिन तुम्हारी डिवाइड नहीं करती, इसलिए बहुत ही कंडेंस होती है। ठीक, इतना समझ में आ गया होगा, यहाँ पे घुस गया होगा। चलो आगे चलते हैं। डीएनए एंड इनहेरिटेंस, कंपोजिशन, क्रोमोसोम मेड अप ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन। पहले बोला था, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो चाहे वो यूकैरियोटिक हो, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो फिर चाहे वो यूकैरियोटिक हो। अगर प्रोकैरियोटिक में देखोगे तो क्रोमोसोम तुम्हारा फॉल्स क्रोमोसोम है, उसके अंदर डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है। हिस्टोन प्रोटीन होती है, हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होती है, सम अमाउंट ऑफ आरएनए, लेकिन हिस्टोन तो मेन प्रोटीन जो कि तुम्हारा ऑप्टोमर बनाती है, न्यूक्लियोसोम बनाएगी, एक कंडेंसेशन में हेल्प करेगी क्रोमोसोम क्रोमेटिन को, वो है ये नहीं, इसलिए फॉल्स क्रोमोसोम होता है। उसमें एक वर्ड डिफाइन होता है न्यूक्लियोइड, उसका जेनेटिक मटेरियल होता है, अनडिफाइंड रीजन ऑफ न्यूक्लियस होता है। ठीक, और जो हमारा ट्रू क्रोमोसोम होता है उसके अंदर डीएनए भी है, प्रोटीन भी है, आरएनए भी है, हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, डबल स्टैंडर्ड लिनियर डीएनए, खत्म। यही हमारा जेनेटिक मटेरियल हो गया। या डीएनए एज इनहेरिटेंस में क्या लिखा हो देख लो एक बार, वही सब लिखा है जो बोला हूँ। अब फंक्शन क्या होता है? एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन पास कर जा रही है। और जीन, जीन क्या होता है? तो फंक्शनल सेगमेंट होता है डीएनए का। जैसे छोटे छोटे पार्ट, आईज का अलग, नोज का अलग, पैर का अलग, फिंगर्स के अलग, वो जीन पर्टिकुलर किसी सेगमेंट को कंट्रोल करेगा। और डीएनए तुम्हारा होल बॉडी है। अब उसमें जब उसको खोलोगे बाहर, मान लो ऐसे तुमको एक स्ट्रक्चर बना रहा हूं छोटा सा, देखो जैसे ये मान लो तुम्हारा है डीएनए, ठीक, इसको तुम अगर ऐसे यहाँ पे हल्का सा कट करके खोलोगे तो ऐसे 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 स्ट्रक्चर्स दिखेंगे, ऐसे वाले बहुत ज्यादा से कंडेंस होते हैं। इसे भी तो हम बोलते हैं पर्टिकुलर जीन हो, और ये पार्टिकुलर स्ट्रक्चर कंट्रोल करते हैं स्पेसिफिक कैरेक्टर्स। जनरल होल बॉडी तो डीएनए मान लो जेनेटिक मटेरियल तुम्हारा, लेकिन स्पेसिफिक पार्टिकुलर कैरेक्टर, दोनों में डिफरेंस है। स्पेसिफिक पार्टिकुलर एक एक चीजें, छोटी से छोटी चीजों कंट्रोल करने वाला, पास ऑन करने के लिए फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन कौन कंट्रोल करता है? जीन। होल पूछेगा जेनेटिक मटेरियल तो डीएनए, खत्म। समझ गए डीएनए एज इनहेरिटेंस क्या है? डीएनए एज इनहेरिटेंस क्यों है?
क्योंकि वो हमारा जेनेटिक मटेरियल है, इसलिए इनहेरिटेंस का यूज हो रहा है। इनहेरिटेंस का मतलब पास ऑन हो जाना, वन जनरेशन सेकंड जनरेशन पास ऑन हो जाना। जीन क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट है, जो एक स्ट्रक्चरल है, मतलब कि वो किसी एक सेगमेंट, एक छोटे से छोटे पार्टिकुलर कैरेक्टर को कंट्रोल करेगा। डीएनए होल बॉडी को कंट्रोल लेगा, पूरी बॉडी को बना देगा, और छोटे छोटे सेगमेंट को जीन बना देगा। हो गया, यही हमारा है डीएनए एज ए इनहेरिटेंस। नेक्स्ट टॉपिक, प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल क्या है? प्रोकैरियोटिक में हमने पहले बताया था आपको, कोई इसका न्यूक्लियस नहीं होता, ट्रू न्यूक्लियस नहीं। या इसमें समझ सकते हो, डायरेक्ट बोल सकते हो कि लैक ऑफ वेल डिफाइंड या मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं होता, मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस नहीं है। इसके अंदर तुम्हें न्यूक्लियोइड देखने को मिलेगा, जो कि इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, और उसमें तुमको राइबोसोम मिलेगा, 70S मिलेगा, और उसमें रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती, उसमें मेसोसोम हो जाता है, मूवमेंट के लिए फ्लैजेला हो जाती है। कुछ ऐसे स्ट्रक्चर है जिसके अंदर क्रोमेटोफोर भी मिलता है, जो कि भले बैक्टीरिया हो लेकिन फोटोसिंथेसिस भी कर रहे हैं, ब्लू ग्रीन अलग साइनोबैक्टीरिया भी बोलते हैं उसको। कुछ में इंक्लूजन बॉडी भी होती है, वो सब इसमें है ही नहीं। क्या की तो फिर 11th का पार्ट अभी पढ़ना ही नहीं। अभी जनरल छोटी छोटी चीजें वो देखो क्या है कि प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल में क्या है। प्रोकैरियोटिक जेनेटिक मटेरियल मतलब, प्रोकैरियोटिक का मतलब पहले ही बताया था, प्रिमिटिव होता है। प्रिमिटिव का मतलब बहुत ज्यादा पुराना हो जाना, बहुत पुराना वाला है। और जेनेटिक मटेरियल मतलब सबसे ओल्डेस्ट, जो कि मतलब प्रो बहुत ही छोटा है, बहुत ओल्डेस्ट प्रिमिटिव है। उसके बाद यू कैरियोटिक मतलब हम लोग हो गए जो मल्टी सेलुलर होते हैं, प्रोकैरियोटिक यानी यूनिसेलुलर होते हैं। नो न्यूक्लियस, प्रोकैरियोटिक सेल लैक अ वेल डिफाइंड और मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस, नहीं कोई न्यूक्लियस मेम्ब्रेन बॉन्ड कुछ भी नहीं होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड न्यूक्लियस होगा नहीं करता था, खुला हुआ न्यूक्लियस हो जाएगा, ऐसे घूमता रहता है, ऐसे इधर कभी इधर जाएगा, कभी उधर जाएगा, कभी इधर जाएगा, कभी उधर, उसी में माइटोकॉन्ड्रिया कभी लग जाता है, तो रेस्पिरेशन होने लगता है। उस माइटोकॉन्ड्रिया लेकिन होती नहीं, प्रोकैरियोटिक में जनरली मेसोसोम होता है। सर्कुलर डीएनए, जेनेटिक मटेरियल एग्जिस्ट एज सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल। सिंगल सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल मतलब होता है ऐसे रिंग के फॉर्म में, ऐसे ऐसे स्ट्रक्चर होगा, ऐसे जेनेटिक मटेरियल स्टोर होगा। हमारी तरह ऐसे क्रोमोसोम की तरह नहीं बनेगा, ऐसे उसमें ऐसे राउंड 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 ऐसे सर्कुलर से घूम ऐसे घूमता फिरता रहता है ऐसे। इसका जेनेटिक मटेरियल है, जिसे न्यूक्लियोइड बोल देते हैं। आगे लिखा है देखो, प्रोटीन एसोसिएशन, डीएनए मॉलिक्यूल्स इज लिंक्ड विद द स्पेसिफिक स्ट्रक्चरल प्रोटीन। कुछ उसमें स्ट्रक्चर प्रोटीन भी आती हैं जो डीएनए मॉलिक्यूल जगह जगह पे जुड़ी रहती है, जैसे नॉन हिस्टोन प्रोटीन होता है उसमें है, लेकिन हिस्टोन नहीं है, जो कि मेन प्रोटीन होता है क्रोमोसोम के लिए, वो होना चाहिए, नहीं है, नॉन हिस्टोन है, वो जगह जगह लगी हुई प्रोटीन बोल रहा है। न्यूक्लियोइड, जो कि पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा दो इसमें, पूछ लेगा तुमको मास्टर बीच में खड़ा करके वही क्लास में पूछ सकता है कि बताओ न्यूक्लियोटाइड क्या है। न्यूक्लियोटाइड नहीं, न्यूक्लियोइड क्या है? तो न्यूक्लियोइड जेनेटिक मटेरियल है प्रोकैरियोटिक का। तो क्या लिखा है? स्पेशलाइज्ड इन रेगुलर रीजन, या इसी को हम बोल सकते हैं अनडिफाइंड रीजन। कौन सा रीजन? अनडिफाइंड रीजन कंटेनिंग इट्स डीएनए इज कॉल्ड द न्यूक्लियोइड। न्यूक्लियोइड एक ऐसा पार्ट है या ऐसी जगह है उसके न्यूक्लियस के अराउंड जहां पे उसका जेनेटिक मटेरियल होता है वो थोड़ा सा इरेगुलर या अनडिफाइंड। तो मान लो तुम्हारा मास्टर तुमसे पूछता है बताओ न्यूक्लियोइड क्या है, तो अनडिफाइंड या अनरेगुलेटेड या इरेगुलर एरिया ऑफ द न्यूक्लियस, उसे हम बोल देते हैं तुम्हारा न्यूक्लियोइड, जिसे हम जेनेटिक मटेरियल बोलते हैं, वहीं पे उसका जेनेटिक मटेरियल मिलता है, हो गया न्यूक्लियोइड, यही है न्यूक्लियोइड। प्रोटीन एसोसिएशन, नॉन हिस्टोन प्रोटीन होते हैं, अगर प्रोटीन पूछ लिया तो बोल देना नॉन हिस्टोन प्रोटीन। बोलने मास्टर बोलेगा तो बताओ अच्छा डीएनए कैसा होता है, सर्कुलर की लीनियर, तो बोल देना सर्कुलर डीएनए होता है। ट्रू होता है कि फॉल्स, बोल देना फॉल्स होता है। मेम्ब्रेन बॉन्ड ऑर्गेनेल होता है कि नहीं? नहीं होता है इसमें। क्रोमोसोम होता है, क्रोमोटिन क्या होता है? न्यूक्लियोइड होता है, जो कि हमारा उसका जेनेटिक मटेरियल है। तो इतना ही पूछेगा, इससे बाहर है ही नहीं समझाते हैं। अब हम एक स्ट्रक्चर लाए हैं, देखो यहाँ पे आपका एनसीईआरटी का ये स्ट्रक्चर है, जो मैंने तुमको बताया कि यहाँ पे देखो छोटा सा न्यूक्लियर पोर होगा, ये थोड़ा सा क्रोमेटिन है, क्रोमेटिन आगे चल के क्रोमोसोम बना देगा। क्या बना देगा भाई साहब? क्रोमोसोम बना देगा। ये हमारा न्यूक्लियोलस है, ये डबल लेयर मेम्ब्रेन है, और कुछ भी देखोगे, देखो ये क्रोमेटिन है, ये बाद में क्रोमोसोम बन गया। ये देखो लहर रहा है इसे, छोटा छोटा उड़ जाएगा ऐसे लग रहा है, वही जीन है क्या? लहर रहा है ऐसे ऐसे ऐसे, उसी को जीन बोलते हैं। जीन क्या होता है? एक पार्टिकुलर सेगमेंट को कंट्रोल करता है।
इट कंट्रोल पार्टिकुलर सेगमेंट या पार्टिकुलर स्पेसिफिक कैरेक्टर ऑफ आवर बॉडी, दैट इज नोन एज दी डीएनए। क्या होता है? होल बॉडी कैरेक्टर पास ऑन फ्रॉम वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन, दैट इज नोन एज जेनेटिक मटेरियल, डीएनए बोल सकते हैं। खत्म। अरे क्या है, सिंपल है। एंजाइटी तो मॉडिफाई हो गया है, इतनी टफ नहीं और आसानी होगी। कुछ कुछ इसमें है जो थिंक इट ओवर के है, मान लो मास्टर तुम्हारा सन की टाइप का होगा तभी क्वेश्चन देगा, नहीं तो नहीं देगा, जनरल एक्सरसाइज से क्वेश्चन करके हटा देते हैं। तो डायग्राम एक बार मैं इरेज कर दूंगा, डायग्राम आप देख सकते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी का डायग्राम है, मान लो लेबलिंग के लिए आ जाए, या लेबलिंग के लिए आ सकता है, या तो फिर बनाने के लिए आ जाए, बनाने के लिए आ जाएगा, मान लो न्यूक्लियस बनाने के लिए आ जाएगा। कैसे बनाओगे? देखो भाई, तो हिंट बता दे रहा हूँ। पहले ऐसे मेम्ब्रेन खींच लेना है, इससे एक लाइन ऐसे खींच के ऐसे गोला बना लेना। ऐसे गोला नहीं बनाना है, पहले ऐसे कर्व बनाना है, ठीक, हल्का सा ऐसे ऐसे करके एक ऐसे कर्व बना लेना है, फिर एक ऐसे, फिर एक ऐसे से कर्व बनाना है। दो मैं ट्रिक बता रहा हूँ, ऐसे अप्लाई करोगे न्यूक्लियस तुम्हारा तुरंत तैयार हो जाएगा, बिना कुछ कुछ किए, न बुक का यूज करना पड़ेगा न कुछ, आराम से वहां न्यूक्लियस आराम से ऑटोमेटिक बन जाएगा। ऐसे करके बनाना डबल लेयर, और इसको ऐसे गोला कर देना, ज्वाइंट हो जाएगा। इसको बोल देना न्यूक्लियस पोर। पेन बहुत ज्यादा डार्क चल रही है, इसको मैं हल्का कर दे रहा हूँ थोड़ा, नहीं तो समझ ही नहीं आएगा क्या मैं लिखने जा रहा हूँ। इसको बोल देंगे न्यूक्लियस पोर। और न्यूक्लियस पोर की मैंने कहानी आपको बता दी है कि कितना जरूरी है न्यूक्लियस पोर। न्यूक्लियस पोर की वजह से ही आपके अलग अलग वेरिएशन हो रहे थे, ट्रांसपोर्ट हो रहा था, एक्सचेंज ऑफ मटेरियल हो रहा था। इसमें स्पेरिकल बॉडी न्यूक्लियोलस हो जाती है, और इसमें ऐसे ऐसे टेढ़ा टेढ़ा ऐसे 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 ऐसे, इसे बोल देना क्रोमैटिन। क्या बोलोगे? क्रोमैटिन। ये डबल लेयर तुम्हारी मेम्ब्रेन है, बस ऐसा ऐसा छाप दो, काम खत्म। और थोड़ा सा और बड़ा करोगे तो इसी ध्यान रखना, हमेशा न्यूक्लियस से सटा हुआ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाना। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हमेशा न्यूक्लियस से सटा होगा, हमेशा। क्यों सटा होगा इसका रीजन मैंने बताया पिछले लेक्चर में, इसके फॉलो करें पीछे वाला लेक्चर जिसमें मैंने बताया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, क्योंकि वही ऑर्डर करेगा कि तुम बताओ, क्योंकि हमारे अंदर एक स्पेसिफिक फैक्टर देखने को मिलता है जिसे बोलते हैं कंपार्टमेंटलाइजेशन। डायग्राम देख लीजिए, डायग्राम देख लीजिए, आगे चलते हैं, राइबोसोम डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद एक बार सब समराइज कर रहे हैं, आगे खत्म। ये बेसिक चीजें। राइबोसोम, बिना स्लाइड पे जाए पहले समझ लीजिए राइबोसोम क्या है। राइबोसोम एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो हमारा न्यूक्लियोलस ही बना रहा है, जो हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी बना रहा है। जहां से बन रही है प्रोटीन, प्रोटीन फैक्ट्री बोलते हैं इसको। कहां प्रेजेंस होता है? तो इंडो जनरली क्या बताओगे, अगर मास्टर पूछेगा तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर एक रफ सरफेस होता है जिसे बोलते हैं, वही प्रेजेंट होता है राइबोसोम। बोलेगा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ सरफेस किसको रिप्रेजेंट करता है? राइबोसोम को रिप्रेजेंट करता है। और स्मूथ सरफेस किसको रिप्रेजेंट करता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रिप्रेजेंट करता है, जो कि तुम्हारा लिपिड और स्टेरॉइड बनाता है। और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम किसको रिप्रेजेंट करता है? राइबोसोम को। क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। दोनों चीजें, इधर से प्रोटीन आई और स्मूथ से लिपिड, दोनों कंबाइंड है, प्रोटीन और लिपिड। और कंपार्टमेंटलाइजेशन के अकॉर्डिंग मैंने बताया था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जस्ट गोल्गी बॉडी होगा, उसके कोएटेड वेसिकल्स के पास जाएगा, उसके सिस फेस पे जाएगा, मैच्योर फेस पे, सॉरी हाँ मैच्योर नहीं बोलेंगे, सिस फेस ही बोलेंगे, सिस फेस पे जाएगा, और वहां पे ग्लाइकोसाइलेशन करेगा, उधर से लाइसोसोम निकलेगा, इधर से निकलेगा क्या? लाइसोसोम, और निकलेगा तुम्हारा प्रोटीन निकलेगा। जो पार्ट नहीं बन पाता वो प्रोटीन निकल जाता है, नहीं जो जल्दी से प्रोटीन निकल जाएगा बाहर बन के, और जो पार्ट नहीं बन पाता है उससे लाइसोसोम बन जाता है, वही तो बन जाएगा। तो इसमें क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो आंसर जाएगा गोल्गी बॉडी। तब देखो क्या क्या लिखा है, राइबोसोम प्रोटीन फैक्ट्री पहले बता दिया हूं तुमको, क्या एनसीईआरटी में देखो, पॉइंट देखो इसका। राइबोसोम को बोलते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम का लोकेशन फ्री इन साइटोप्लाज्म एंड अटैच टू एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब तुमसे ये भी पूछ सकता है, बताओ अच्छा कि ये जो फ्री है ना, फ्री इन साइटोप्लाज्म, वो कहां से आ गया? उसका कारण बताओ। फ्री इन साइटोप्लाज्म का जगह कहां है? कहां से आ गए साइटोप्लाज्म पे घूमते घूमते? तो ये तुम्हारा फ्री इन साइटोप्लाज्म तुम्हारा आया है न्यूक्लियोलस से।
और अटैच टू एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम बना रहा है प्रोटीन, और राइबोसोम कहीं से मिले, कहीं से बनी। जैसे मार्केट जाते हो कपड़ा लेने तो हर जगह, हर दुकान पे कपड़ा तुमको मिलता है, तो कहीं से भी ले सकते हो। कपड़ा पहनना ही तुमको है, चाहे वहां से लो, कपड़ा तो कपड़ा ही होगा। उसी तरह राइबोसोम कहीं पे भी हो, चाहे वो इंग्लैंड में हो, चाहे यहाँ हो, चाहे वहां, बनेगा हमेशा प्रोटीन उससे। और चाहे स्मूथ वाला हो, चाहे यहाँ हो चाहे वहां, उससे क्या बनने वाला है स्मूथ वाले से? लिपिड और स्टेरॉइड। ऐसा नहीं कहीं और जाने पर उसका वेरिएशन हो जाएगा। मान लो तुम्हारा नाम यहाँ कुछ और है, अब तुम कहीं घूमने चले गए, वहां तुम्हारा नाम कुछ और बदल गया, ऐसा तो होगा नहीं। ऐसा होगा कि नहीं? नहीं। तो उसी को बोल देते हैं क्या, इसका भी कुछ वेरिएशन नहीं है। यहाँ अगर प्रोटीन बना रहा है तो वहां भी प्रोटीन बनाएगा, वहां भी प्रोटीन बनाएगा। जैसे तुम मान लो यहाँ तुम कुछ खरीदे, तुम इतने, मतलब उसका प्राइस ये है, कहीं और प्राइस और हो जाएगा, तो ये यूनिफॉर्म वेट एंड मैनेजमेंट सिस्टम, मेजरमेंट सिस्टम तो नहीं होगा, तो यूनिफॉर्म ही है। समझो यहाँ पे भी यूनिफॉर्म ही है। फंक्शन क्या है देखो, प्राइमरी साइट पर वाइटल प्रोटीन सिंथेसिस, प्रोटीन बना देता है। नेक्स्ट पॉइंट है इसका स्ट्रक्चर कैसा है, तो टीनी सेलुलर स्ट्रक्चर है, छोटा छोटा स्ट्रक्चर, बहुत छोटा छोटा, मतलब ऐसे स्मॉल साइज, ऐसे छोटा छोटा। जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम देखोगे ना, ऐसे ऐसे एंडोप्लाज्मिक, वहां पे छोटा 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 छोटा, इसी को राइबोसोम बोल देते हैं। छोटे छोटे स्ट्रक्चर को बोलते हैं राइबोसोम। राइबोसोम क्या है, लोकेशन क्या है, न्यूक्लियोलस से भी बन सकता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर होता है। क्या बनाता है, प्रोटीन बना देता है। स्ट्रक्चरली क्या है, टेनी है, छोटा है। नोट करिए। अब बात करते हैं, मेन टॉपिक आ गई एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जहां राइबोसोम है उसी की बात करें। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अगर बात करें तो लार्ज स्पेरिकल स्प्रिंग लाइक या रिंग लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म, दैट इज नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ऐसा स्प्रिंग और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ तुमको दिख जाए उसमें, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सॉरी साइटोप्लाज्म, उसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ही बोलते हैं। काम क्या है इसका, प्रोटीन और लिपिड बनाना, बस। किसको सेंड करेगा प्रोटीन लिपिड, गोल्जी बॉडी को। क्यों सेंड करेगा, लाइसोसोम और प्रोटीन बनाने के लिए, पैकेजिंग करने के लिए। लाइसोसोम कहां से बना, गोल्जी बॉडी से बना। कल कैसे बना, पैकेजिंग ऑफ प्रोटीन लिपिड की होने समय ही लाइसोसोम बन गया। कहां बना, गोल्जी बॉडी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का प्रोटीन और लिपिड बनाना। राइबोसोम क्या बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। एटीएस, हमारे अंदर एटीएस होता है, 70s दोनों होता है, प्रोकैरियोट में 70s। स्मूथ का काम क्या है, लिपिड और स्टेरॉइड। फिर से अब देख लो, सब लिखा है, मिला लो एक बार, क्या बोला हूं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री, मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। अब इसको तुम माइटोकॉन्ड्रिया से रिलेट मत कर लेना, माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी फैक्ट्री है, ये तुम्हारी मैन्युफैक्चरिंग फैक्ट्री है। राइबोसोम बन रहा है, सॉरी प्रोटीन और लिपिड बन रहा है, ठीक है। तो पावर हाउस माइटोकॉन्ड्रिया को बोलते हैं, सोसाइड बैग लाइसोसोम को बोलते हैं, और सेल डिवीजन सेंट्रोसोम कराता है, रंग बिरंगी दुनिया प्लास्टिड करा रही है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम राइबोसोम और स्टेरॉइड का सिंथेसिस करता है, बस खत्म। स्ट्रक्चर देखो, लार्ज नेटवर्क स्प्रेडिंग थ्रू आउट साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर जो लार्ज नेटवर्क स्प्रेड है उसी को बोल देते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हेड लाइक दिखे, मास्टर तुमको अगर बोलते समय ऐसा बोल दिया कि बताओ सर एक सेल मेम्ब्रेन के अंदर कुछ ऐसा थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर तुमको दिख रहा है, या थ्रेड लाइक, रॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर बोलेगा अगर कहाँ, साइटोप्लाज्म में, तब तुम एक तरह से बोल सकते हो। साइटोप्लाज्म बोलेगा तो हाँ बोल सकते हो एंडोप्लाज्म, लेकिन अगर न्यूक्लियस के अंदर बोलेगा तो क्रोमेटिन हो जाएगा। तो वो बोलेगा तुमको ऐसे कुछ से बताएगा कि कैसे स्प्रेडिंग स्ट्रक्चर, नेटवर्क बोलेगा, क्या बोलेगा, नेटवर्क स्प्रेडिंग इनटू द साइटोप्लाज्म, नेटवर्क स्प्रेडिंग इनटू द साइटोप्लाज्म नोन एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर स्प्रेडिंग इन न्यूक्लियस इज नोन एज क्रोमेटिन। अगर नेटवर्क बोले तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अगर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस के अंदर बोले तो क्रोमेटिन। कनेक्शन क्या है देखो, कनेक्शन कॉन्टिन्यूअस है, कॉन्टिन्यूअस विद आउटर मेम्ब्रेन। जो न्यूक्लियस की आउटर मेम्ब्रेन है, मतलब ये बड़ा सा न्यूक्लियस है, इसकी ये बाहर वाली, उधर भी हो सकता है या इधर भी हो सकता है, इधर से ऐसे इधर चला जाए या उधर से उधर चला जाए, बस यहाँ पे फॉर्मेशन कर लेगा न्यूक्लियोलस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, हो गया। जनरल फंक्शन,
सिंथेसिस एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन एंड लिपिड, प्रोटीन बना देता है और लिपिड बना देता है। कौन बना देता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्या है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर नहीं होता। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर न्यूक्लियस का बोले क्रोमेटिन, उसका अगला फॉर्म क्रोमोसोम। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर अगर तुमको बोले थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर साइटोप्लाज्म में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या काम करता है? प्रोटीन और लिपिड सिंथेसिस करता है। कनेक्शन किससे है? आउटर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस के। और क्या करता है? गोल्जी बॉडी को मैसेज भेजता है पैकेजिंग करने के लिए। नोट कर लीजिए। हम बात करते हैं टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। दो प्रकार के होते हैं, पहले बता दिया मैंने, आरईआर एसईआर। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पहला हो गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम दूसरा हो गया। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जनरली प्रोटीन बनाएगा, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तुम्हारा लिपिड और स्टेरॉइड बनाएगा। रफ एंडोप्लाज्मिक आरईआर कवर्ड इन राइबोसोम। हाँ, ये पूछ सकते हैं तुमसे, रफ को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम है। स्मूथ को स्मूथ इसलिए बोलते हैं क्योंकि राइबोसोम नहीं है। रफ को रफ इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम है। स्मूथ को स्मूथ इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम नहीं है। रफ को रफ इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि उसमें अंदर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के अंदर राइबोसोम है। 70-80 दोनों हो सकता है, डिपेंड करेगा कि प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। स्मूथ है तो उसके अंदर राइबोसोम नहीं। रफ को रफ इसलिए बोला क्योंकि उसके अंदर राइबोसोम है, और स्मूथ को स्मूथ इसलिए बोला क्योंकि राइबोसोम नहीं। आरईआर का फंक्शन है सीक्रेट एंड सिंथेसिस ऑफ क्रूशियल प्रोटीन्स। प्रोटीन बना रहा है, क्रूशियल बोले चाहे इंपॉर्टेंट हो चाहे लेस इंपॉर्टेंट हो, वाइटल हो, कुछ भी प्रोटीन बना रहा है। स्मूथ लाइक राइबोसोम, स्मूथ को स्मूथ इसलिए बोला क्योंकि उसकी आउटर सरफेस पे राइबोसोम नहीं है। ऐसा एसईआर की सिंथेसिस क्या है? स्टोर फैट्स एंड हार्मोन्स। जैसे फैट बोल सकते हो, लिपिड बोल दो, स्टेरॉइड बोल दो, कुछ भी बोल दो, एक ही मतलब है सब अभी के लिए, ठीक है। तो रफ को रफ इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसके ऊपर राइबोसोम है। स्मूथ को स्मूथ इसलिए बोलते हैं राइबोसोम नहीं है। स्मूथ वाला लिपिड हार्मोन फैट्स और स्टेरॉइड कुछ भी सिंथेसिस कर देता है, और रफ केवल प्रोटीन सिंथेसिस करेगा, क्रूशियल प्रोटीन या वाइटल प्रोटीन। नोट कर लीजिए, यहां तक नोट कर सकते हैं, या तो फिर लेक्चर देख सकते हैं। अब हम डायग्राम की बात करते हैं कि तुम्हारे इसमें दिया गया है डायग्राम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलेटेड डायग्राम है, एनसीईआरटी का है, उसमें देख लो क्या है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसमें देखो ये रफ वाला रफ क्यों है? राइबोसोम है। रफ वाला क्या बनाएगा? रफ क्या बनाएगा? प्रोटीन बनाएगा। और स्मूथ क्या बनाएगा? लिपिड या हार्मोन्स या फैट। प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये तुम्हारा गोल्जी बॉडी का है स्ट्रक्चर। देखो गोल्जी बॉडी मैंने पहले बताया तुमको, गोल्जी बॉडी जो हमारी होती है वो जस्ट इसके सामने ही होगी, क्योंकि इसके जो वेसिकल्स हो जाते हैं वो इसमें फॉर्मेशन करते हैं। किसके? इसमें होता है, बनता है तुम्हारा प्रोटीन और बनता है तुम्हारा लाइसोसोम। पूछेगा लाइसोसोम का फॉर्मेशन कहाँ हुआ? गोल्जी बॉडी। स्ट्रक्चर देख लो। रफ को रफ इसलिए बोल रहे क्योंकि ये क्या है? राइबोसोम है। स्मूथ को स्मूथ इसलिए बोल रहे क्योंकि इसमें राइबोसोम नहीं है। थोड़ा सा आगे चलते हैं। गोल्जी बॉडी आ गए। अब क्या है गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी पहले बताया तुमको, पिछले वीडियो में बताया हूं, पैकेजिंग और टेपिंग का काम करेगा। प्रोटीन बन गई, लिपिड बन गई, उसकी स्टेप बना देगा, उसको स्ट्रक्चरली थोड़ा सा मेंटेन कर देगा और उसको पैकेज कर देगा, पैक करेगा। जैसे सेल हमारी फैक्ट्री थी, तो जो प्रोडक्ट बना उसको मार्केट में बेचना है तो उसको पैक करके मार्केट में बेच देगा, जाएगा साइटोप्लाज्म के अंदर बिछा देगा, ताकि फिर वहां से वो न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन जो सेलेक्टिवली परमेबल है उससे वो क्रॉस होकर दूसरे में चली जाए, तो वहां प्रोडक्ट आपका यहाँ से वहां सेल होने लगेगा, कंपनी बड़ी हो जाएगी, फेमस हो जाओगे। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग एंड शिपिंग का काम करता है। पहला चीज स्ट्रक्चर, स्टैक ऑफ फ्लैटेंड सैक मेम्ब्रेन। इसकी मेम्ब्रेन ऐसे हो, इसकी मेम्ब्रेन को बोलते हैं सिस्टर्ने। जो ये ऐसे स्ट्रक्चर ऐसे बोलते हैं सिस्टर्ने, और जो माइटोकांड्रिया है उसको बोलते हैं क्रिस्टी, इसकी इनफोल्डिंग।
दोनों में डिफरेंस है, ये क्रिस्टी है, ये सिस्टर्न है, एक इसका है गोल्जी का। ठीक। एनालॉजी, एक्ट एज ए सेल पोस्ट ऑफिस, सेल की पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करता है। सेल की पोस्ट ऑफिस की तरह वर्क करने का मतलब जैसे पोस्ट ऑफिस सब मैसेज यहाँ से वहां ट्रांसफर होते हैं, उसी तरह यहाँ पे मैसेज ऐसे ट्रांसफर हो रहा है। कनेक्शन क्या है, देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और सेल मेम्ब्रेन से जुड़ा हुआ है। क्यों जुड़ा हुआ है, क्योंकि तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से प्रोटीन और लिपिड उठाएगा, पैकेज करेगा और सेल मेम्ब्रेन से बाहर फेंक देगा ले जाके। हो गया। मेन फंक्शन मॉडिफाई शॉर्ट्स, पैकेज, सेलुलर मॉलिक्यूल्स का। यहाँ पे शॉर्ट्स, ये वाला शॉर्ट्स नहीं है, ठीक है। मॉडिफाई क्या करता है, प्रोटीन और लिपिड को मॉडिफाई करेगा, सॉर्ट करेगा, छोटा कर देगा और पैकेज कर देगा सेलुलर मॉलिक्यूल्स को, पैकेज करके सेल मेम्ब्रेन के बाहर पैकेज करेगा, सेल मेम्ब्रेन के बाहर, इसलिए ऐसे यहाँ पे रहता है। अब बोलता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को प्रोटीन और लिपिड मुझे दे दो, ऐसे उठाएगा और इसको फेंक देगा, ऐसे उठाएगा फेंक देगा, ऐसे उठा के फेंक देगा बाहर, उठाएगा फेंकेगा उठाएगा, यही काम ही उसका है। गोल्जी बॉडी पैकेजिंग काम करेगा। कहाँ होता है, जस्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पीछे होता है। इसकी जो इंपोर्टिंग उसे क्रिस्टी नहीं बोलते, सिस्टर्ने बोलते हैं। और ये पैकेजिंग का काम करता है। किसकी पैकेजिंग, लिपिड, फैट, हार्मोन्स बोल सकते हो या प्रोटीन्स, इन सबकी पैकेजिंग करता है। ये कार्गो मतलब समझ रहे हो, प्रोसेस ऑफ वाइटल प्रोटीन और लिपिड क्या करता है, प्रोसेसिंग करता है। जैसे नहीं कार्गो एक कंपनी होती है जो जनरली डीलिंग में काम करती है, ठीक है। बाहर से कुछ चीजें को लेकर आएंगी और उसको मॉडिफाई करेगी, जनरली हम मॉडिफाई कर सकती है या उसकी पैकेजिंग कर देगी। आउटपुट की अगर हम बात करते हैं तो पैकेज्ड इनटू वेसिकल्स फॉर टारगेट ट्रांसपोर्ट। टारगेट ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या समझ, टारगेट ट्रांसपोर्ट का मतलब ये है आउटपुट पैकेज इनटू वेसिकल्स फॉर टारगेट ट्रांसपोर्ट। गोल्जी बॉडी का फॉर्मेशन ये हुआ कि वो जनरली चीजों को पैकेज करेगा। पैकेज करने का मतलब ये है चीजों को पैक करेगा, कोटेड वेसिकल्स, ट्रांसपोर्ट वेसिकल्स के पास जाएगा, ग्लाइकोसाइलेशन, उसके बाद डायरेक्ट ट्रांसपोर्ट होता है। अगर हम अदर रोल्स की बात करें तो क्रूशियल रोल है इसके लाइसोसोम फॉर्मेशन के। क्या है क्रूशियल रोल, कि अगर ग्लाइकोसाइलेशन और ग्लाइकोसाइडेशन हुआ तो उसमें जो पार्ट बन नहीं पाता है वो लाइसोसोम का फॉर्मेशन कर देता है, और जो पार्ट बन जाते हैं वो प्रोटीन जनरली बना देते हैं। तो ये तीन चीजें होंगी। ये कहां से, मान लो तुमसे मास्टर ये पूछ सकता है कि बताओ अच्छा गोल्जी बॉडी का जो फॉर्मेशन है, सॉरी लाइसोसोम का फॉर्मेशन है वो कहां से अकर होता है, तो तुम्हारे वो गोल्जी बॉडी से हो जाएगा। लाइसोसोम का फॉर्मेशन, प्रोटीन्स का कहां फॉर्मेशन, गोल्जी बॉडी, पैकेजिंग कहां, गोल्जी बॉडी। एनालॉजी क्या है, सेल एक्ट एज द पोस्ट ऑफिस या जनरल ऑफिस ऑफ द सेल, मेन सेल को बोल देते हैं। आप इसको नोट कर सकते हैं, जनरली पैकेजिंग का काम कर रही है। मेन टॉपिक्स है जो तो आपको पूछ सकता है कि गोल्जी बॉडी क्या होता है, जनरली एक स्ट्रक्चर है, इसकी इंपोर्टिंग को सिस्टर्ने बोलते हैं, और एनालॉजी क्या है, पोस्ट ऑफिस की तरह काम कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है लिपिड और हार्मोन्स और फैट्स की, और क्या कर रहा है, पैकेजिंग कर रहा है। लाइसोसोम का फॉर्मेशन गोल्जी बॉडी, और राइबोसोम का फॉर्मेशन, राइबोसोम प्रोटीन का फॉर्मेशन साइटोप्लाज्म की, गोल्जी बॉडी, खत्म हो गया यहाँ पे। अब हम करेंगे एक साइंटिस्ट के बारे में बात, जिनका नाम है एनसीईआरटी में है, द कैमिलो एपरेटस, सॉरी कैमिलो गोल्जी एपरेटस was first observed in 1898 by the Italian scientist कैमिलो गोल्जी। 1898 में मास्टर संख्या हुआ तो पूछ सकता है, बताओ अच्छा 1898 में कैमिलो गोल्जी ने क्या किया था, किसकी डिस्कवरी की थी, बोल देना गोल्जी बॉडी की। ठीक, यूजिंग अ स्पेशल टेक्निक, स्टेनिंग टेक्निक मतलब समझते हो, जैसे नहीं माइक्रोस्कोप में हम जाते हैं तो उसमें कुछ अलग अलग चीजें मिलाते हैं, जिससे चीजें स्टेन हो, कलर मिलाते हैं, वो पर्पल हो सकता है, वो येलो हो सकता है, ग्रीन हो सकता है, जिससे हमको चीजें सही से दिख जाए, उसे को स्टेनिंग करते हैं। इसमें और कुछ चीजें नहीं है कि वो बड़ा जैसे प्रोसेस है, नहीं। जैसे कोई मान लो तुमको सेल नहीं दिख रहा है तो तुम कुछ और डाल दो कि यहाँ थोड़ा सा कलर दिख जाए, मान लो सेल तुमको एकदम दिख नहीं रहा, व्हाइट है, अच्छा व्हाइट हो गया, कुछ और रेड डाल देते हैं, रेड से दिखने लगेगा सब, बस वही कलर में वेरिएशन। हाउएवर ये कुछ और कहानी ऐसे दिया गया, उसमें इंपॉर्टेंट है नहीं। When the structure clearly seen and confirm it was named as the Golgi apparatus in his honor, मतलब अपने सामने ऐसे खड़े हो गए, ऐसे बोलने लगे, सबको बताने लगे यहाँ के मैंने स्ट्रक्चर देख लिया, जिसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। 1898 में कैमिलो गोल्जी ने डिस्कवरी कर दी, से बोलते हैं गोल्जी apparatus। ठीक, यहाँ पे थिंक इट ओवर में थ्रेड्स ऑफ क्यूरियोसिटी में एग्जांपल दिया है
कि some cell are specialized to perform a specific function. For example, mature red blood cells RBC do not have a nucleus या enucleated. enucleated के मतलब उसके अंदर न्यूक्लियस नहीं है. आरबीसी के अंदर न्यूक्लियस होने का ये सेंस है कि क्यों नहीं होता, क्योंकि वो हीमोग्लोबिन को बाइंड कराने के लिए ऑक्सीजन से अपने एक स्पेस बनाती है. अगर वो स्पेस नहीं रहेगा, अगर उसमें वो न्यूक्लियस ही रख लेगा तो उसका पूरी सेल्स के अंदर ज्यादा पार्ट न्यूक्लियस जाएगा, तो फिर ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बहुत कम होगा. पता चला ऐसा अगर हो जाएगा तो मान लो अगर तुम्हारा ऐसे कहीं कोई बहुत ऐसी बर्न वाली चीजें जो जल रही है, अगर तुम वहां अपना हाथ रख दियो, ऐसे हाथ आगे किए हो, अभी क्या तुरंत सेंस हो जा रहा है तो तुम हाथ हटा ले रहे हो, ठीक है, क्योंकि जनरली इंफॉर्मेशन जनरली कोऑर्डिनेट हो जा रहे हैं. अगर मान लो अगर नहीं होगा, अभी क्या है कि ऑक्सीजन से बॉन्डिंग जल्दी हो जा रही है, ब्लड का फ्लो हो जा रहा है, ब्रेन कनेक्ट करके तुरंत हटा ले रहा है सिग्नल वहां से मोटर न्यूरॉन्स और सेंसरी न्यूरॉन्स से. अगर ऐसा नहीं होगा, जगह अगर वहां पे नहीं होता, अगर सच में वहां न्यूक्लियस होता, न्यूक्लिएटेड होता, तो ये ब्लड का फ्लो तुम्हारा थोड़ा रुक जाता, क्योंकि ऑक्सीजन से बाइंडिंग हीमोग्लोबिन की वो कम हो जाती है, तो तुम्हारा हाथ भी जल सकता था. तो पता ही नहीं चलेगा हाथ मेरा जल रहा है, काला धुआं कुछ निकल रहा है लेकिन जल नहीं रहा है. फिर कुछ देर बाद पता चलेगा कि हाथ जल गया. और द absence ऑफ न्यूक्लियस प्रोवाइड मोर स्पेस हीमोग्लोबिन. देखो क्या लिखा हुआ है, हीमोग्लोबिन को और जगह देने के लिए यहाँ पे इसलिए एब्सेंस यहाँ बनाया गया है. allowing it to transfer a large number of oxygen to the body. बॉडी को ज्यादा ऑक्सीजन देने के लिए ही बनाया गया है, क्योंकि बॉडी के पास ज्यादा ऑक्सीजन आएगा तभी ट्रांसपोर्ट जल्दी होगा. बस इसकी एक लाइफ स्पैन है, ध्यान रखना. आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 दिन होती है, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूं. आरबीसी की लाइफ स्पैन 120 120 डे, डब्ल्यूबीसी की और प्लेटलेट्स की. डब्ल्यूबीसी की ध्यान रखो कितना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट है. जो डब्ल्यूबीसी होता है ना वो तुम्हारा 40 डे होता है, आरबीसी जो होता है वो 120 होता है, और जो प्लेटलेट होता है वो 7 होता है. ठीक है, ऐसा कुछ तुम जनरल चीज है, तो तुम्हारे पास मेन इंपॉर्टेंट है आरबीसी की, जो एनसीईआरटी में दिया गया. अब नया टॉपिक पे चलते हैं, लाइसोसोम. लाइसोसोम पे आ गए हैं. लाइसोसोम क्या होता है, ये क्लीन अप का काम करता है. क्लीन अप सिस्टम मतलब इसे ग्रेवयार्ड बोलते हैं. तुम्हारे जितनी भी डेड आरबीसी है सब इसी के अंदर, स्प्लीन के अंदर जाती है, तुम्हारे स्टोमक के नीचे होता है, वो अलग बात है. लेकिन जो तुम्हारा वेस्ट मटेरियल उसको कौन खाएगा, तो लाइसोसोम खा जाता है. देखो क्या क्या दिया गया एनसीईआरटी में. एनालॉजी, फंक्शन एज द सेल वेस्ट मैनेजमेंट. सेल का बहुत ही तगड़ा वाला वेस्ट मैनेजमेंट करेगा. पहला चीज, सेल का मेटाबॉलिक एक्टिविटी प्रमोट डैमेजिंग वेस्ट. जो चीजें डैमेज हो रही है उसको खा जाएगा. जैसे हमारे डब्ल्यूबीसी में मैक्रोफाजेस होते हैं, उनका साइज बड़ा होता है क्योंकि वो बैक्टीरिया को या एंटीजेंस को खा जाते हैं, इसीलिए लाइसोसोम का साइज भी बड़ा होगा. जनरली सेल बड़ी होगी इसकी, या शेप इसका कुछ चेंज हो सकता है क्योंकि ये चीजों को डाइजेस्ट कर रहा है. वर्न आउट नॉन फंक्शनल ऑर्गेनिज्म एक्युमुलेट ओवर टाइम. कुछ ऐसे भी सेल्स होते हैं या फंक्शन होता है जो एक्युमुलेट हो जाते हैं चीजें सेल्स के अंदर, तो उसको भी ये रप्चर करने का काम कर देता है. सिंगल मेम्ब्रेन होता है, सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, झोले की तरह होता है, तभी तो कुछ और डाइजेस्ट करेगा तो बढ़ सकेगा. झोला की तरह इसलिए बोलते हैं सैक लाइक स्ट्रक्चर. फील्ड विद पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम से बोलते हैं, एक नाम देते हैं मास्टर, तुमको क्लास वाला बता सकता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम बोलते हैं इसको. कौन सा एंजाइम बोलते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम. फंक्शन, ब्रेक डाउन अनवांटेड सेलुलर मॉलिक्यूल्स. सेलुलर मॉलिक्यूल्स के फंक्शंस को भी ये थोड़ा सा ब्रेक डाउन कर सकता है. अनवांटेड फंक्शन, जैसे मान लो कोई और सेल है जो कि रप्चर हो गई है, उसकी सेलुलर मॉलिक्यूल्स को तोड़ सकता है, क्योंकि वहां नई बनानी है तो उसको चेंज कर सकता है. तो ऐसे ऐसे वेरिएशन ये आराम से कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं. टारगेट क्या है, डाइजेस्ट करना प्रोटीन्स को, कार्बोहाइड्रेट्स को और फैट्स को. मेन इंपॉर्टेंट है, ये पूछ सकता है, जो ये फंक्शन पूछ सकता है क्या है, किस एंजाइम से भरा हुआ है, तो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होती है इसके अंदर. सेल की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को बढ़ाता है, डैमेज सेल को खा जाता है, सेल मैनेजमेंट करता है, डैमेज सेल को खाता है, और सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है, और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम से भरा हुआ होता है, डाइजेस्ट करता है प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट. बस इतना ही है इसमें. इससे ज्यादा क्वेश्चन मास्टर नहीं पूछेगा. बात इसको एक बार देख लो, आगे चलते हैं. फिर
लाइसोसोम रिसाइकलिंग एंड सेल हेल्थ, मेंटेनेंस का भी काम कर रहा है। कुछ एक्स्ट्रा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर नहीं भी याद होता कोई दिक्कत नहीं, ऊपर वाला भी याद कर सकते हो, लेकिन मैं एक्स्ट्रा लगा दिया हूं। लाइसोसोम को सुसाइड बैग ऑफ सेल बोलते हैं, अभी आगे पता चलेगा। मेंटेनेंस क्या है? क्लियर अवे ऑल डैमेज सेलुलर, मैंने पहले बोला था अगर कोई सेलुलर एक्टिविटी बहुत फास्ट हो रही तो उसको कंट्रोल करेगा, सेल रप्चर होगी उसको सही करेगा। आउटकम क्या होता है इसका? कीप द इंटरनल एनवायरनमेंट क्लीन एंड हेल्दी, अंदर के एनवायरनमेंट को एकदम साफ करेगा, एकदम क्लीन कर देगा, कचरा भर के नहीं रखेगा। कचरा भर के रखेगा तो मान लो तुम्हारा न्यूक्लियस का ब्रेन हैंग हो जाए, चल नहीं ना, ये इतना कचरा भर का लाइसोसोम काम नहीं कर रहा है, तो कचरा वाला का काम करता है, कूड़ा कबाड़ का उठाता है इसमें सेल्स के अंदर, ठीक। रिलीज क्या कर देता है? डाइजेस्टेड ब्रेक डाउन प्रोडक्ट इंटर इनटू द साइटोप्लाज्म, जितने भी चीजों को डाइजेस्ट कर लेता है उसको साइटोप्लाज्म में ब्रेक डाउन करके छोड़ देगा, ताकि क्या हो कि साइटोप्लाज्म से उसका ट्रांसपोर्ट अलग चीज कहीं बाहर हो जाए। जैसे मान लो स्वेटिंग से NH3 कुछ अमाउंट ऑफ यूरिया एसिड जाती बाहर, साल्टी चीजें बाहर हो जाती है, तो भी मान लो तुम्हारे सेल्स के अंदर अगर एक्युमुलेट हुआ लाइसोसोम उसको खा गया, फिर वो साइटोप्लाज्म में डाल दिया, तो साइटोप्लाज्म तुम्हारी सेल टिश्यू से ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम पूरे बॉडी तुम्हारी फैली हुई, स्वेटिंग हुआ, यहाँ से स्वेटिंग होने से यूरिया कुछ अमाउंट ऑफ NH3 या साल्ट निकलने हुआ, मान लो सेल के अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गया होगा तो बाहर निकाल दिया, उसको ऐसे बाहर निकाल देता है। तो यही बोल देते हैं इसको एक्सोसाइटोसिस हो जाना, और एंडोसाइटोसिस मतलब कि अंदर की तरफ कुछ बर्न हो जाना। एक्सो का मतलब चीजों को बाहर निकाल देना या सेल मेम्ब्रेन को ब्रश करके बाहर निकल जाना। रिसाइकलिंग ऑफ मॉलिक्यूल्स आर एक्टिवली रीयूज्ड इन अदर सेलुलर प्रोसेस, तो ये मॉलिक्यूल्स का रिसाइकलिंग भी करता है, ऐसी बात नहीं सबको बाहर ही फेंक देगा। मान लो कोई काम की चीज हो तो उसको रिसाइकल कर देगा, उसको उसके प्रोसेस को सही करके बोलेगा कि तुम चलो अंदर ही लो, बाहर नहीं जाना तुमको, क्योंकि तुमको यूज करेंगे हम। मान लो न्यूक्लियस को दे देगा, माइटोकॉन्ड्रिया को दे देगा, मान लो ग्लूकोज की कोई यूनिट है, अगर वो मान लो उतनी उसकी एनर्जी मान लो उसको ब्रेक कर चुका है, लेकिन अभी कुछ पार्ट बचे हैं तो उसको रख लेगा, बाहर वाले को फेंक देगा, हटा देगा, वो बाहर निकल जाएगी बॉडी से, और जो इंपॉर्टेंट पार्ट उसको रखेगा। तो रिसाइकलिंग में भी इसका यूज हो जाता है। पहला मेंटेनेंस करेगा सेलुलर एक्टिविटीज को, आउटकम इन्वायरमेंट क्लीन करेगा, और रिलीज करेगा डाइजेस्टिव ब्रेकडाउन प्रोडक्ट का एंटायर साइटोप्लाज्म में, जो चीजों को ब्रेकडाउन करेगा वो साइटोप्लाज्म में डाल देगा, और रिसाइकलिंग कर ही रहा है। तो ये कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स हैं, कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। पहला पॉइंट अगर लाइसोसोम के बारे में अगर लिखना चाहोगे तो पहला यही लिखोगे कि लाइसोसोम एक्ट एज अ सुसाइड सेल ऑफ सेल, लाइसोसोम एक्ट एज अ सुसाइड बैग ऑफ सेल, पहला पॉइंट यही जाएगा। दूसरा, अकर ड्यूरिंग सेलुलर डैमेज और एजिंग, सेलुलर डैमेज या एजिंग होते समय ये लाइसोसोम का वर्क होता है। सेलुलर डैमेज हो गया, एजिंग का मतलब समझ रहे हो, जब ओल्ड एज होने लगता है तो भी इसका कुछ फंक्शन बताया गया है। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, मतलब थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी ये बहुत आगे का है, अभी उतना भी इंपॉर्टेंट नहीं है। ऊपर वाला लिख सकते हो, ऊपर वाला जितने 2-3 पॉइंट बताया मैंने वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उसको कर लेना एनसीईआरटी वाला। सिंगल मेम्ब्रेन है, ब्रस्ट ओपन, अच्छा सिंगल मेम्ब्रेन है, मान लो ब्रस्ट हो जाता है तो इसके मटेरियल्स बाहर निकल जाते हैं, इजिली एक्सोसाइटोसिस हो जाता है। ऐसा तो है नहीं डबल मेम्ब्रेन, ये फर्स्ट मेम्ब्रेन को ब्रेक करेगा, फिर वहां पे कुछ उसका फंक्शंस होंगे, फिर वो आगे जाएगा, ऐसा नहीं, सिंगल मेम्ब्रेन है। पावरफुल डाइजेस्टिव एंजाइम्स इसके अंदर होती हैं, जो क्या करती है साइटोप्लाज्म में आराम से इंटर कर जाती है। इसकी एंजाइम जो होती है हाइड्रोलाइटिक, वो आराम से साइटोप्लाज्म में इंटर कर देती है, कोई वेरिएशन नहीं होता उसमें। रिजल्ट क्या होता है? एंजाइम कंप्लीट डाइजेस्टिंग इनटू आवर पेरेंट सेल्स, जो पीछे उसकी सेल्स है उसमें आराम से उसकी जो एंजाइम है वो सभी चीजों को डाइजेस्ट भी कर लेती है, कोई वेरिएशन नहीं होता। ऐसा नहीं कि डाइजेस्टिंग अगर हल्का सा बाहर आएगा तुम्हारी सेल ब्रस्ट की जाएगी, ऐसा कोई वेरिएशन नहीं होता। जैसे मान लो तुम्हें कहीं चोट लग गया, मार्केट जा रहे थे, घूमते घूमते एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, वहां की सेल तुम्हारी जो हो जाएंगे, रप्चर हो जाएंगी, तो उसको खाने का काम कौन करेगा? लाइसोसोम करेगा। वहां पे नई सेल बनाने का काम कौन? सेल डिवीजन साइटोसोम कर देगा। पर्पस क्या है? ऑटोलाइसिस सर्व टू क्लियर अवे नॉन फंक्शनल सेल्स, ये कुछ ऑटोलाइसिस भी करता है। ऑटोलाइसिस मतलब कुछ चीजों को अपने छोड़ देता है। अगर कोई नॉन फंक्शनल सेल है तुम्हारी बॉडी के अंदर जो काम नहीं कर रही है, मान चलते हैं कि वो कुछ और फंक्शन कर सकती है बाद में, अभी नॉन फंक्शनल है, मतलब कुछ बीमारी ला सकती है, डिजीज कर सकती है, तो उसको वो अपने से ऑटोलाइसिस उसको अपने छोड़ देगी, जो फंक्शन है उसको बचा के। ये इसका कुछ और फंक्शन एक्स्ट्रा है, जो ऊपर बताया हूं फर्स्ट पार्ट में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको एकदम ध्यान रखना चाहिए। ये नहीं भी ध्यान रखेगा कोई दिक्कत इसमें। तो अब आगे चलते हैं हम माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर। माइटोकॉन्ड्रिया पहले
क्या मैंने बताया था कि ये जनरली पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है माइटोकॉन्ड्रिया को। क्या बोला जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया हमारी क्या है? पावर हाउस ऑफ सेल होती है। एनालॉजी क्या है? इसका एक निकनेम दिया जाता है पावर हाउस ऑफ सेल, जो कि मैंने बता दिया आपको। फंक्शन क्या है इसके? सप्लाइज नेसेसरी एनर्जी फॉर द सेलुलर एक्टिविटीज। सेलुलर एक्टिविटीज कराता है माइटोकॉन्ड्रिया, सेलुलर एक्टिविटीज करा रहा है। वाह वाह। प्रोसेस ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज वाया सेलुलर रेस्पिरेशन टू रिलीज एनर्जी। एनर्जी रिलीज कर देता है। कैसे रिलीज करता है? पहले देखो रिएक्शन एक होती है, C6H12O6 ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में इसका होगा कि इंपॉर्टेंट, मतलब तुम्हारी रिएक्शन याद भी रख सकते हो, इजली दोगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा। ये रेस्पिरेशन होगा तो यहां से निकलेगा CO2, वाटर और एटीपी। ये है माइटोकॉन्ड्रिया की रेस्पिरेशन की। इसको बैलेंस करना बाद में आगे। अभी बैलेंसिंग अभी आगे आएगी, अभी नहीं इसमें, आगे पार्ट क्लास 10 का है। माइटोकॉन्ड्रिया में स्ट्रक्चर देख लो तुम क्या है? इसकी आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है, टेस्टिस की जो अंदर वाली इनफोल्डिंग उसको बोल देते हैं इंटर मेम्ब्रेन स्पेस है, मतलब बाहर, ये भी डबल मेम्ब्रेन होता है, तो बाहर वाली मेम्ब्रेन अंदर वाली मेम्ब्रेन, उसके बीच के स्पेस को क्या बोलते हैं? इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस। इसके अंदर कुछ ऑटोनोमस ये होता है, आगे पता चलेगा आगे 11 12 में कि ऑटोनोमस के पास सेल्फ डीएनए और आ रहे क्रोमोसोम चीजें होती हैं, 70s 80s 70s राइबोसोम होता है इसके अंदर, तो कुछ चीजें ये सेमी ऑटोनोमस होता है, कुछ की चीजें बना सकता है। अभी तक इतना ही जानना है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होती है, एनर्जी बनाती है, क्योंकि ये पावर हाउस चलाती है, क्योंकि ये रेस्पिरेशन कर रहा है ग्लूकोज को लेके, ग्लूकोज को लेके रेस्पिरेशन कर रहा है, इसलिए माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस सेल बोलते हैं। रेस्पिरेशन में क्या होगा? ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तोड़ देगा, बना देगा CO2, वाटर प्लस एटीपी, इसलिए इसको पावर हाउस बोलते हैं। मास्टर पूछेगा पावर हाउस क्यों बोलते हैं? क्योंकि ग्लूकोज को ब्रेक करके एटीपी बना रहा है, इसीलिए बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ सेल भी इसे बोलते हैं, क्योंकि एनर्जी स्टोर्स रिलीज एनर्जी इन एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट मॉलिक्यूल्स। एटीपी का फॉर्म क्या है? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट इसे बोलते हैं। एटीपी क्या फुल फॉर्म? एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। एटीपी बना रहा है इसलिए करेंसी बोलते हैं। सेलुलोज का ब्रेक डाउन कर रहा है, पावर हाउस बोल दिया। बस हो गया, ये 3-4 पॉइंट है माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। लास्ट में एक स्ट्रक्चर बना देना, बाहर वाली मेम्ब्रेन दिखा देना, अंदर वाली मेम्ब्रेन दिखा देना, अंदर एक स्मॉल फोल्डिंग दिखा देना, बोलते हैं क्रिस्टी, अंदर उसके कुछ ऑटोनोमस प्रोटीन्स दिखा देना, उसके अंदर कुछ मैट्रिक्स हो जाते हैं, उसको पता रिप्रेजेंट कर देना, हो गया। यही एनसीईआरटी का डायग्राम है। लास्ट में एक बार अच्छे माइटोकॉन्ड्रिया का नाम डायग्राम बना दे रहे हैं पीछे। एक हम छोटा सा माइटोकॉन्ड्रिया यहाँ बना देते हैं, सही रहेगा। मान लीजिए बनाने के लिए आ जाता है, आराम से बना सकते हैं इसको। ऐसे इसकी एक स्ट्रक्चर बड़ा सा बना दीजिएगा, आउटर मेम्ब्रेन, हल्का सा ये इनर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन हमको बनाते समय ना इनफोल्डिंग बनानी है, बाहरी वाली मेम्ब्रेन आउटर, फिर अंदर वाली ऐसे टेढ़ी मेढ़ी थोड़ा सा ऐसे इनफोल्डिंग बना देना है, अंदर ऐसे 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 इनफोल्डिंग बोल देना, क्रिस्टी हो जाएगी। इसके अंदर इसकी ये मैट्रिक्स है, ये इसका इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस है, इंटर मेम्ब्रेनस स्पेस, इसके अंदर प्रोटीन भी होते हैं चीजें, इसमें एटीपी भी सिंथेसिस हो रही है, ये डबल मेम्ब्रेन भी होता है। बस सेमी ऑटोनोमस होता है क्योंकि इसके अंदर खुद का डीएनए प्लस 70s राइबोसोम भी होता है इसके अंदर। इनफोल्डिंग को क्रिस्टी बोलते हैं। बस जनरल सिस्टम बना देना, कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ के सिवा कुछ नहीं बोलेगा। ये छोटा छोटा पार्ट हो गया हमारा। तो जनरली हमारे यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, हमारा राइबोसोम हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्गी बॉडी हो गया, न्यूक्लियस हो गया। अब नेक्स्ट लेक्चर में बचा है वैक्यूल बचा है, प्लास्टिड बचा है और सेल डिवीजन। 3 टॉपिक और 4 टॉपिक सेल थ्योरी, 2 लेक्चर में कहानी खत्म। तो जनरली माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? हमारी बड़ी सेल है, डबल लेयर है, पहली चीज। पावर हाउस ऑफ सेल है, दूसरी चीज क्या बनाती है? एटीपी बनाती है।
किसका ब्रेक डाउन करके? सेलुलोज सॉरी ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करके। रेस्पिरेशन करती है, पावर हाउस चलाती है, एटीपी बनाती है, करेंसी ऑफ सेल बोलते हैं। तो आज के लिए इतना ही, तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए ओके बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।